सर सबसे पहले अगर बात की जाए JF-17 थंडर तैयारों की, J-10C तैयारों की, और अभी हालिया जो नए तैयारों की खेप मिलने की उम्मीद है चाइना से, उसकी मौजूदगी के बावजूद ये 68 करोड़ डॉलर का हमने जो एक मुआहिदा किया, जिसकी तौसीक जो है अमेरिका ने की है, इसकी अहमियत कितनी है और क्यों जरूरत है अभी भी F-16 की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यास भाई, बहुत शुक्रिया आपको मेरी ओपिनियन लेने के लिए। आपने बड़ा अच्छा प्रियम्बल दे दिया, सारी चीजें आपने कवर कर दी। मैं थोड़ा सा अपनी हम्बल राय में उसमें इजहार करना चाहूंगा। देखिए, आपने बताया J-10, JF-17 और इंशाल्लाह J-35 जो फ्यूचर में हम लेने का इरादा रखते हैं, वो तो एक चाइनीज टेक्नोलॉजी हो गई, और चाइनीज टेक्नोलॉजी अब उस उरूज पे पहुंच चुकी है जिसका पल्ला शायद हिंदुस्तान या हमारा कोई भी दुश्मन नहीं कर पाएगा इंशाल्लाह। दूसरी हमारी जो आपने मिराज की टेक्नोलॉजी बताई, वो हमने बहुत अरसे से हम उसको उड़ा रहे हैं, 1965 से लेके, और आज तक उसने भी हमें बिल्कुल बहुत साथ दिया। अभी भी हमारे पास वाफिर मिकदार में वो जहाज हैं। तीसरी टेक्नोलॉजी F-16 है, जो कि इंशाल्लाह आइंदा कई बरसों तक रहेगी। इसकी अहमियत और अफादियत यह है, जैसे आपने बताया, कि एक तो हमारा बहुत अरसे से इसके ऊपर अबूर आ चुका है, हमारे पायलट्स का, हमारे इंजीनियर्स का और मेंटेन करने वालों का। ये तीनों चीजें बहुत जरूरी होती हैं जब भी आप किसी कौम की दिफाई हालत का या खास तौर पे एयरफोर्स का असेसमेंट करते हैं। तो आप ये देखते हैं कि उन पायलट्स की उसके ऊपर महारत क्या है, उसकी सप्लाई चेन कैसी है, और उनके जो मेंटेन करने वाले हैं वो किस आसानी से इनको मेंटेन कर पाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह F-16 में जो मेरे ख्याल में, जो मेरी जाती राय है, जब हमने इस नई टेक्नोलॉजी उस वक्त इंडक्ट की थी 283 में, 81 82 में, तो उस वक्त एक ट्रांसफॉर्मेशन आई पाकिस्तान एयरफोर्स में, और पाक फिजाइया के तमाम हलकों में, तमाम इदारों में और तमाम डिपार्टमेंट्स में एक नई जहद पैदा हुई। अब 1995 और फिर 2025 में, 2019 में और 2025 में दो एक अमेरिकन हमें रिलीज हुए। अब ये जो आई है 2025 की दिसंबर की, जो DSCA की तरफ से रिकमेंडेशन गई है, और इंशाल्लाह अगले 30 दिनों में एंडोर्समेंट हो जाएगी। ये बहुत बड़ी पॉजिटिव खुशाइन बात है इस सेंस में कि इससे जो हमारे एग्जिस्टिंग F-16 का बहुत बड़ा फ्लीट है, उसमें एक उसकी जो कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, और उसकी लॉन्ग लाइफ जो है वो बढ़ जाएगी इंशाल्लाह। और मैं यहाँ पे आपको एक और अच्छी बात बताना चाहूंगा, जो मैं बड़े एतमाद के साथ कर रहा हूं, कि यूं समझिए कि ये इब्तदाई इश्क है, ये पहली ट्रॉन्श है, और अभी हमने इसके अलावा भी F-16 की कैपेसिटी बढ़ाने चले, के लिए आपने मलिक साहब आपने इब्तदाई इश्क का हवाला दे दिया, तो इब्तदाई इश्क क्यों है और इस मौके पे क्यों है? यानी आप देखें कि टेक्नोलॉजी जहाँ पे जिद्दत इख्तियार कर रही है और चाइना के ऊपर इन्हसार हमारा, या चाइना के साथ कोलैबोरेशन जो है, अब उसके चर्चे तो ज़बाने ज़द-ए-आम है, तो फिर ये इब्तदाई इश्क, इसके पीछे की वजूहात क्या है? देखें, एक बात बड़ी क्लियर रखें कि जब भी कौमें फैसला करती हैं तो वो हमेशा अपने मफाद को सामने रखती हैं। अगर हम चाइना पे आज इन्हिसार कर रहे हैं, और हमारा हमारा बहुत ट्रस्टवर्दी और बहुत काबिल एतमाद दोस्त है, हमें उसमें कोई शक नहीं, लेकिन टेक्नोलॉजी के दौर में आपको हमेशा ये देखना पड़ता है कि टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ पे बढ़ती जा रही है और कहाँ पे उसमें एडवांसमेंट ज्यादा आ रही हैं। जो इब्तदाई इश्क है वो ये है कि हमारी F-16 के बारे में जो ख्वाहिशात हैं, उसमें इसके अंदर जो लगा हुआ रेडार है उसको हमने बेहतर करना है। इसमें जो अभी AMRAAM लेटेस्ट मिसाइल हैं जो कि अमेरिका ने हमें दिए हुए हैं, उसकी हमने लेटेस्ट वर्जन को अपनाना है। इन दो के बाद आपका F-16 दुनिया के किसी भी मॉडर्न जहाज के कंपैटिबल हो जाएगा, और मुझे बड़ी उम्मीद है कि जो हमारे LORs प्रोसेस हुए हैं, ये वाली एक पहली किरण थी या पहली बूंद थी उन LORs के अप्रूवल में, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। अच्छा सर, कुछ जरा मजीद एलेबोरेट कीजिएगा मौजूदा मंजरनामे को, कि दुनिया में इस वक्त 5th जनरेशन फाइटर जेट्स के चर्चे हैं, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की बातें कि आगे बढ़ना है तो उसमें जो मिज़ल नस्ब होंगे उनकी रेंज क्या होगी। दुनिया जदीदियत की तरफ जा रही है, तो F-16 के बारे में कहा जाता है कि F-16 जो है ये एक ऐसा जहाज है जिसमें तब्दीली आसानी से हो जाती है। बहुत सारे जहाज ऐसे हैं जिनमें तब्दीलियां वकूअ पजीर नहीं होती। तो फिर जब दुनिया बड़े जहाज़ों की तरफ जा रही है, बड़े मुआहिदे कर रही है,
तो हमें इसको जदीद करने में या फिर नया तैयारा खरीदने में, दोनों में बुनियादी फर्क क्या है जो समझाने के लिए बताया जा सके? बड़ी सादा सी जुबान में, अगर आप एक नया जहाज लेने जाते हैं मार्केट में, भले चाइना का हो, भले फ्रांस का हो, भले टाइफोन हो यूके का, या इवन अमेरिका का, तो उसकी एक बहुत बड़ी कीमत आपको अदा करना पड़ती है। और वो सिर्फ जहाज की कीमत नहीं, बल्कि उस जहाज के साथ जो एसोसिएटेड सिस्टम्स आते हैं, जो वेपन्स आते हैं, उनकी एक अलहदा कीमत होती है। और वो जहाज की कीमत, अगर आप 5th जनरेशन की बात करते हैं, तो वो बहुत आगे 1 बिलियन तक जा पहुंचती। जबकि जब आपके पास एग्जिस्टिंग फ्लीट हो, अगर आप उसका एक स्ट्रक्चरल तरीके से और ऑर्गेनाइज तरीके से अपग्रेड करना चाहें, उसी कीमत में वो पूरा फ्लीट भी हो सकता है, जिसको कहते हैं अमेरिकन टेक्नोलॉजी में मिड लाइफ अपग्रेड। यानी एक ब्लॉक जो आपके पास ऑलरेडी होता है, जब आप उस पे लाइफ अपग्रेड का पैकेज लेके आते हैं, तो वो लाइफ अपग्रेड पैकेज करके उसको उन्हीं 5th जनरेशन जहाजों के मॉडर्नाइज के कंपैटिबल कर देता है। और उसमें बुनियादी 2 चीजें याद रखिए हमेशा, किसी भी फाइटर जहाज में 2 बुनियादी चीजें अदर देन छोटी छोटी के, कि उसके ऊपर रडार कौन सा है, उसके ऊपर वेपन कौन सा है। सही। और आज की दौर में वेपन जो है वो है आपका ऐसा मिसाइल जो आंख की रेंज से दूर और बहुत दूर तक दे सके। तो मिसाइल और रडार का आपस में बात करना, जिसे बीवीआर मिसाइल कहा जाता है। जी, एयर टू एयर मिसाइल। तीसरी बात जो कि पिछले 9 मई के वाकये में आपने देखा होगा, वो होता है इंटरऑपरेबिलिटी, या दोनों, तीनों, चारों मशीनों का आपस में बात करना, जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में कहा जाता है लिंक इंटीग्रेशन। आपने इस पैकेज में पढ़ा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह जो ये वाला पैकेज आया है, इसमें लिंक 16 जो कि अमेरिकन लिंक 16 है, उसकी अपग्रेडेशन का भी जिक्र आ गया। जिसका मतलब यह है कि आइंदा की जो अगर कोई जंग होती है, तो पहले भी था, लेकिन अब मजीद बेहतर तरीके से। अच्छा चलिए सर, एक चीज और बताइए कि जब हमने राब्ता रहे, ठीक है, हमने अमरीकी निज़ाम अपने पास रखा हुआ है, अमरीकी निज़ाम की देखभाल जो है ये अमरीकी टेक्निकल टीम के पास होती है। जब हम 3 ममालिक के जहाज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, फ़ज़ा के अंदर जहाज़ उड़ रहे हैं, तो उन सब का आपसी जो राब्ता है, अगर हम चाइना के साथ देखें तो हमने मार्का हक के अंदर अपनी बर्तरी के तौर पे ये रखा था कि उस सिस्टम में सारे का सारा कंट्रोल हमारे पास था। तो जब 3 इकसाम के आप जहाज़ फ़ज़ा में बुलंद कर रहे होते हैं या उड़ान भर रहे होते हैं, तो फिर उनका निज़ाम आपस में इंटीग्रेटेड किस तरीके से होता है, उसमें मुश्किलात क्या होती हैं? देखिए, जो अमेरिकन सिस्टम है वो लिंक 16 पे है। जो चाइनीज सिस्टम है वो अब हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपना इंडिजिनस बना लिया, जिसको लिंक 17 कहते हैं। सही। इन दोनों को जो मजबूत करते हैं वो आप मास्टरी करते हैं अपनी एक्सरसाइजेस के, अपनी ट्रेनिंग से, और ग्राउंड बेस्ड जो आपके सेंसर्स हैं और जो ग्राउंड पे आपकी टीम्स होती हैं, वो उसमें महारत हासिल करते हैं। और यही हमने इसका महारत का अमली जामा पहनाया 9 मई के वाकयात में, और ये साबित किया कि अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग, स्किल, महारत और प्रैक्टिस से आप इन चीजों को और इन कमियों को कमी कर सकते हैं, जो कि हमने करके दिखाया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल, क्या पुराने जहाज की कोटिंग स्टेल्थ वाली हो सकती है? ये मुमकिनात में से है? नॉट रियली। कोटिंग हो सकती है, बट इट इज नॉट दैट इफेक्टिव। 2 चीजें होती हैं, एक होती है कोटिंग, दूसरी होती है शेप। शेप ज्यादा इफेक्टिव होती है, जो स्टेल्थ पेंट पे एक्सपेरिमेंट्स हुए वो कोई इतने इफेक्टिव नहीं। ठीक।